हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में सोलर सिस्टम में अलग चीज़ों को देखते आ रहे हैं। इससे पहले 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो जो 2 वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि सभी चीज़ें आपको समझने में आ जाएँ। लास्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि कोरोना जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा गर्म है एज़ कंपैरिजन टू फोटोस्फेयर के। यानी कि लास्ट क्लास में हमने ये समझ लिया था कि फोटोस्फेयर जो सन की सतह है, बिल्कुल जो सतह बाहर की सतह है, वो कम गर्म है, और उसके बाहर जो कोरोना आता है वो ज़्यादा गर्म है। और साइंटिस्ट अभी इसी खोज में लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइज़ एंड डिस्टेंसेस देखते हैं। तो अगर हम अपने सन के बारे में देखें तो सन जो है वो क्या है, एक मीडियम साइज स्टार है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सन अपने आप में एक मीडियम साइज स्टार है, जिसका रेडियस 4,35,000 मील या 7 लाख किलोमीटर है। धरती का जो रेडियस है वो 6,371 या 6,370, या कैलकुलेशन में इजी करने के लिए हम 6,400 किलोमीटर ले लेते हैं। ये हमारा रेडियस है अर्थ का। सन का रेडियस 7 लाख किलोमीटर है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन का जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है एज़ कंपेरिजन टू अर्थ। मैनी स्टार्स आर मच लार्जर, कई सारे स्टार्स तो ऐसे हैं जो इससे भी बड़े हैं। बट द सन इज़ फार मोर मैसिव देन आर होम प्लानट। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर हम अर्थ के मुकाबले कंपेयर करें तो सन अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट वुड टेक मोर देन 3,30,000 अर्थ्स टू मैच द मास ऑफ द सन। यानी कि सन के मास को मैच करने के लिए, यानी जितना सन के अंदर वजन है उतना 3,30,000 पृथ्वी, अगर हम जोड़ दें, सबका वजन जोड़ें, तब जाके पूरा हो पाएगा। एंड इट वुड टेक 1.3 मिलियन अर्थ टू फिल द सन्स वॉल्यूम। और सन का जो वॉल्यूम है उसको फिल करने के लिए हमें 13 लाख धरतियों की ज़रूरत पड़ेगी। सन इज़ अबाउट 93 मिलियन माइल्स, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, जिसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। हमारा जो नियरेस्ट स्टेलर नेबर है वो अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे 3 सितारे हैं, 3 स्टार्स हैं। एक तो रेड ड्वार्फ स्टार है जिसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, जो कि हमसे 4.24 लाइट ईयर्स अवे है। और एक अल्फा सेंचुरी ए और बी है। ये 2 सन लाइक स्टार्स हैं और एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये हमसे 4.37 लाइट ईयर्स अवे है। तो यानी कि जो नियरेस्ट स्टेलर नेबर है अल्फा सेंचुरी, वो ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी कि 3 सितारों का सिस्टम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नियरेस्ट, धरती के सबसे नियरेस्ट सन के बाद कौन सा दूसरा स्टार है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक वो डिस्टेंस होता है जो एक साल में लाइट अपनी गति से जब ट्रैवल करती है, तो एक साल में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, जो लगभग 6 ट्रिलियन माइल्स होता है या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है। इसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्बिट और रोटेशन की। अगर हम बात करें, सन इज लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। सबको पता है कि सन जो है एक मिल्की वे गैलेक्सी में है। इन अ स्पायरल आर्म कॉल्ड द ओरियन स्पर दैट एक्सटेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेगिटेरियस आर्म। तो सेगिटेरियस आर्म क्या है? ये अपना में एक ब्लैक होल है, जिसके ऊपर अभी एक रिसर्च की जा रही थी, अभी पता भी चलाया था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के थ्रू कि सेगिटेरियस क्या है। ये अपने आप में एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आउटर आर्म है, उसके बाद ये ओरियन स्पर है, ये सन है, ये सूरज है जो ओरियन स्पर के थ्रू घूम रहा है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये सेगिटेरियस आर्म है जो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से निकला हुआ है, ये इस तरह से जा रहा है। तो ये पूरा क्या है? ये आकाशगंगा है। द सन ऑर्बिट्स द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, यानी सन जो है वो ऑर्बिट करता है मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर, ब्रिंगिंग विद इट द प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में, वो सब की सब सूरज के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रही हैं। आर सोलर सिस्टम इज मूविंग विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4.5 लाख माइल पर आवर, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम भी जो घूमता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड, वो 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। बट इवन एट दिस स्पीड,
इट टेक्स अबाउट 230 मिलियन ईयर्स फॉर द सन टू मेक वन कंप्लीट ट्रिप अराउंड द मिल्की वे। यानी कि जो सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा वो 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी की चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन इतनी स्पीड से ट्रैवल करने के बावजूद भी सन को 230 मिलियन साल लगेंगे पूरा एक मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में। द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, सन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द गैलेक्सी। अपनी गैलेक्सी पे तो जैसे गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसी प्रकार से वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। इट्स स्पिन हैज़ अ टिल्ट ऑफ 7.25 डिग्री, यानी उसका जो स्पिन है वो 7.25 डिग्री टिल्टेड है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट। अब देखिए जिस प्रकार से पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, उसी प्रकार से सूरज भी झुका हुआ है और वो टिल्टेड है 7.25 डिग्रीज। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सिंस द सन इज नॉट सॉलिड, अब देखिए जिस तरह से पृथ्वी एक सॉलिड सरफेस है, सन पे इस तरह से कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। डिफरेंट पार्ट्स रोटेट एट डिफरेंट रेट्स, यानी सन पे जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग रेट से रोटेट करते हैं, क्योंकि सन अपने आप में एक प्लाज्मा है, बहुत ही हॉट ग्लोइंग एक प्लाज्मा है। सन कोई सॉलिड बॉडी नहीं है। एट द इक्वेटर द सन स्पिन्स अराउंड वंस अबाउट एवरी 25 अर्थ डेज। तो अगर इक्वेटर की बात करें तो सन जो स्पिन करता है वो 25 अर्थ डे के हिसाब से रोटेट करता है। लेकिन पोल पे अगर हम जाएं तो वो थोड़ा स्लो करते हैं, तो वो 36 अर्थ डे ले लेते हैं एक रोटेशन में। मून की बात करें एज अ स्टार, सन डज नॉट हैव एनी मून। तो अगर मून्स की बात करें, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, तो सन की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट यानी कोई भी मून नहीं है। बट द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स ऑर्बिट द सन, लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग मून्स हैं उन प्लैनेट्स के, जैसे पृथ्वी का मून है, जुपिटर के कई सारे हैं, सैटर्न के कई सारे हैं। तो उनके जो अलग अलग मून्स हैं वो सन को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं या उसकी चारों तरफ घूमते हैं। रिंग्स की बात करें तो जिस तरह से जुपिटर में रिंग्स हैं, सैटर्न में रिंग्स हैं, सन की रिंग्स नहीं है। द सन वुड हैव बीन सराउंडेड बाय अ डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट अर्ली इन इट्स हिस्ट्री व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फर्स्ट फॉर्मिंग अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो जब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब सोलर सिस्टम बन रहा था, उस टाइम पे सन के चारों तरफ एक गैस की डिस्क हुआ करती थी, डस्ट पार्टिकल्स की डिस्क हुआ करती थी, अब वो नहीं है। सम ऑफ दैट डस्ट इज स्टिल अराउंड टुडे इन सेवरल डस्ट रिंग्स दैट सर्कल द रंग, यानी बहुत छोटी छोटी कोई डस्ट रिंग्स हैं जो सर्कल कर रही हैं सन की चारों तरफ, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं है। दे ट्रेस द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स हुज ग्रेविटी टग्स डस्ट इनटू स्पेस अराउंड द सन। फॉर्मेशन की बात करें तो सन जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स को बन गया था स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला था और वहाँ पे बहुत सारी डस्ट थी, गैस थी, वो सब चीज़ें आपस में ग्रेविटी की वजह से जुड़ गई और उसके बाद एक पूरा सोलर सिस्टम में सन बन के आया। एज द नेबुला कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी इट स्पन फास्टर एंड फ्लैटेंड इनटू अ डिस्क। जैसे जैसे नेबुला कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो तेज़ी से घूमने लगा, स्पिन करने लगा तेज़ी से और एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द नेबुलाज मटीरियल वाज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर टू फॉर्म आवर सन। और नेबुला का मटेरियल जो था ज़्यादातर वो सेंटर की तरफ चला गया, जिससे कि हमारा आज जो सन बना हुआ है वो उसी तरह बना है। विच अकाउंट्स फॉर 99.8% ऑफ आवर सोलर सिस्टम मास। और जो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका 99.8% जो मास है वो सन में ही है। नेक्स्ट आता है तो 99.8% मास जैसे कि सन के अंदर आ गया, तो जो बाकी बचा हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से कुछ प्लैनेट्स बने एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट नाउ ऑर्बिट द सन, यानी कि कुछ प्लैनेट्स बन गए और कुछ दूसरी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड बना, कॉमेट्स बने, अलग अलग मून्स बने जो सन को चारों तरफ से घेर के रखे हैं या सन की चारों तरफ घूमते हैं। द रेस्ट ऑफ द लेफ्ट ओवर गैस एंड डस्ट वॉज ब्लोन अवे बाय द यंग सन्स अर्ली सोलर विंड। लाइक ऑल स्टार्स आर सन विल इवेंचुअली रन आउट ऑफ एनर्जी। जिस तरह से सभी स्टार्स की एनर्जी कुछ सालों में जाके ख़त्म हो जाती है, इसी प्रकार से सन की एनर्जी भी कुछ टाइम बाद जाके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो कुछ टाइम सन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। व्हेन इट स्टार्ट्स टू डाई द सन विल एक्सपैंड इनटू अ रेड जाइंट स्टार। जैसे जैसे सन ख़त्म होना शुरू होगा, यानी कि सन के अंदर की जो एनर्जी है, यानी जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस है वो ख़त्म होनी शुरू होगी, तभी तभी सन का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक वो रेड जाइंट स्टार बन जाएगा, बिकमिंग सो लार्ज दैट इट विल एनगल्फ मरकरी एंड वीनस एंड पॉसिबली अर्थ एज वेल। और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मरकरी है, वीनस है, साथ साथ अर्थ को भी अपने अंदर संभालेगा। साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कि सन इज़ अ लिटिल लेस देन हाफ वे थ्रू इट्स लाइफ टाइम एंड विल लास्ट अनदर 5 बिलियन ईयर्स और सो बिफोर इट बिकम्स अ वाइट ड्वार्फ। और ये कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट का कहना ये है कि अभी सन और 5 बिलियन साल अभी रहेगा
अभी वो लगभग 4.5 बिलियन 4.6 बिलियन ईयर्स की उसकी एज हो चुकी है। अभी और 5 बिलियन साल जो है सन की एज अभी बची हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो सन क्या है अपने आप में, बहुत ही एक बड़ी बॉल है, ह्यूज बॉल है हाइड्रोजन की और हीलियम की, जो ग्रेविटी की वजह से, अपनी ग्रेविटी की वजह से वहीं पे रुकी हुई है और सभी चीज़ों को अपनी चारों तरफ रोक के रखे हुए है। सन के कई सारे रीजन्स हैं। इंटीरियर रीजन्स को हम कोर कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं और कन्वेक्शन जोन कहते हैं, यानी कि संवहन क्षेत्र कहते हैं और विकिरण क्षेत्र कहते हैं। तो ये फिगर हम पहले भी देख चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये सबसे अंदर कोर है, उसके बाहर आते हैं रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन आता है, फिर कोरोना आता है और यहाँ पे फ्लेयर निकल रही है, भी हम समझेंगे। प्रोमिनेंस क्या होता है, सोलर फ्लेयर क्या होता है, सोलर विंड क्या होता है, ये सब समझेंगे। बाहर क्रोमोस्फेयर है, ट्रांजिशन जोन है, फिर ये फोटोस्फेयर है। तो मूविंग आउटवर्ड द विजिबल सरफेस और फोटोस्फेयर इज नेक्स्ट देन द क्रोमोस्फेयर। सबसे पहले फोटोस्फेयर आएगा, उसके बाद फिर क्रोमोस्फेयर आएगा, फिर ट्रांजिशन जोन आएगा, उसके बाद सबसे बाहर फिर कोरोना आएगा, जो सन का एक्सपेंसिव आउटर एटमॉस्फेयर, यानी सबसे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कोरोना है। वंस मटेरियल लीव्स द कोरोना एट सुपरसोनिक स्पीड इट बिकम्स द सोलर विंड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक बार कोई चीज़ कोरोना को छोड़ती है सुपरसोनिक स्पीड से, यानी कि इतनी तेज स्पीड से जो साउंड की स्पीड से भी तेज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं। विच फॉर्म से ह्यूज मैग्नेटिक बबल अराउंड द सन, जिसको हम हीलियोस्फेयर कहते हैं। जहाँ हीलियोस्फेयर का मतलब ये है कि जहाँ तक सन की लाइट का इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक सन की लाइट जाती है, सोलर विंड्स जाती हैं, वहाँ तक के स्फेयर को हम हीलियोस्फेयर कहते हैं। तो द हीलियोस्फेयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और ये कहाँ तक जाता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, इसको हम बता चुके हैं। डज अर्थ एग्जिस्ट इनसाइड द सन्स एटमॉस्फेयर, आउटसाइड द हीलियोस्फेयर इज इंटरस्टेलर स्पेस। तो हीलियोस्फेयर से बाहर जो है इंटरस्टेलर स्पेस होगा, यानी क्यूपर बेल्ट की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। ये जो पिछली 2 क्लासेज हैं उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि क्यूपर बेल्ट जो है वो वहीं पे है जहाँ पे हीलियोस्फेयर जहाँ तक लिमिटेड है। उसके बाद फिर ऊट क्लाउड आता है, ऊट क्लाउड के बाद फिर इंटरस्टेलर स्पेस आ जाता है। द कोर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन। कोर जो है वो सबसे गर्म पार्ट है सन का। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, हाइड्रोजन का जो फ्यूजन है हीलियम में, वो यहीं पे हो रहा है, जिसके वजह से सन को जो हीट और लाइट जो सन प्रोवाइड कर पा रहा है वो यहीं पे बनती है। टेम्परेचर टॉप 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सन के कोर में। और ये जो कोर है ये 1,38,000 किलोमीटर थिक है। धरती की कोर जो है वो आपको पता होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर थिक है या 3000 किलोमीटर लंबा थिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,38,000 किलोमीटर थिक है ये। द डेंसिटी ऑफ द सन्स कोर इज़ अबाउट 150 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो सन की कोर की जो डेंसिटी है वो 150 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। वो 8 गुना है गोल्ड की डेंसिटी की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड की डेंसिटी की 8 गुना है सन के कोर की डेंसिटी, और 13 गुना है अगर हम लेड की कंपेयर करें, कि लेड से कंपेयर करें तो जो लेड है उसकी डेंसिटी से या उसकी घनत्व से 13 गुना ज़्यादा है। एनर्जी फ्रॉम द कोर इज कैरिड आउटवर्ड बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू, यानी कि रेडिएशन का मतलब हुआ कि विकिरण के थ्रू जो ऊर्जा है वो कोर से बाहर निकलती है। दिस रेडिएशन बाउंसेज अराउंड द रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन में घूमती है ये, टेकिंग अबाउट 1,70,000 ईयर्स टू गेट फ्रॉम द कोर टू द टॉप ऑफ द कन्वेक्शन जोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी सन के अंदर जो एनर्जी बनती है, सन के कोर में जो एनर्जी बनती है, कोर से कन्वेक्शन जोन तक आने में उसको 1,70,000 साल लग जाते हैं। देखिए सन के अंदर ही उस एनर्जी को कोर से रेडिएटिव जोन तक आने में, कन्वेक्शन जोन तक आने में 1,70,000 साल लग जाते हैं। सन के अंदर ही वो हीट ट्रैवल करती है 1,70,000 सालों तक। मूविंग आउटवर्ड इन द कन्वेक्शन जोन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 3.5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जब हम बाहर निकलते हैं, कन्वेक्शन जोन से बाहर आते हैं, तो टेम्परेचर जो है, जो पहले 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस था, वो कम होकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। Here large bubbles of hot plasma, a superfinized items move upward toward the photosphere, which is the layer we think of at the sun surface। यानी कि इसके बाद जो लार्ज बबल्स हैं हॉट प्लाज्मा के, वो फोटोस्फेयर तक जाते हैं, जहाँ पे हमको लगता है ये सन की सतह है। तो नेक्स्ट सरफेस आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर की जाएगी। यहाँ तक इसको देख लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इससे पिछली जो 2 वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो लगातार चलता रहे पूरा, और आप एक एक चीज़ में कर पाएँ। आगे आने वाला कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर ना करके आ पाएंगे। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।